नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं। और ये पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ शो है जहां आपके तमाम सवालों को शामिल किया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो हो, इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड सवाल हो, जानना चाहते हैं कैसे डाइवर्सिफाई करके एक पोर्टफोलियो आप तैयार करें, तो आप इस शो में आ सकते हैं। चलिए तरीका आपको बता देते हैं कैसे इस शो में आप शामिल हो सकते हैं। आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए mf@moneycontrol.com पर। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी क्वेरीज हमें लिखकर भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तो ये तरीका है इस शो में शामिल होने का और अपनी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट से पूछने का। तो आज भी हम आपके तमाम सवालों को शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आज के मेहमान से आपको मिलवा देते हैं। वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की CEO हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम क्वेरीज को शामिल करें उससे पहले गोल्ड पोर्टफोलियो पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा से ही भारतीय निवेशकों की पहली पसंद रहा है। पहले गोल्ड ज्वेलरी खरीदी जाती थी और अब तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके बाजार में आ चुके हैं, फिर चाहे वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, गोल्ड फंड्स हो, गोल्ड ETFs हो या फिर फिजिकल फॉर्म में ही गोल्ड कॉइन्स की बाइंग ही क्यों ना हो। आमतौर पे एक बैलेंस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए गोल्ड का पार्टिसिपेशन होना बेहद जरूरी है। तो हेमंत जी, दो चीजें मैं आपसे समझना चाहती हूं, हमें क्वेरीज भी लेनी है। उससे पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि जब हम एक पोर्टफोलियो की शुरुआत करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि इतना हमें हर महीने इन्वेस्ट करना, उसमें से कितना हिस्सा गोल्ड के लिए रखना चाहिए और क्या ये नेसेसरी और इम्पोर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो का? देखिए दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है और किस तरह की एसेट एलोकेशन होगी। और जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो उसका सबसे शुरुआत करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है और किस तरह की एसेट एलोकेशन होगी। और जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट्स चुनते हैं। शॉर्ट टर्म में आप डेट में जाते हैं, लॉन्ग टर्म में इक्विटी में जाते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि ऐसी कोई एसेट क्लास हो जो वॉलेटाइल टाइम में, चाहे वो वॉलेटिलिटी जो है वो जियोपॉलिटिकल रीजन से हो, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन से हो, उसमें अगर कुछ स्टेबिलिटी मिल सके तो मुझे लगता है वहां पे, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे वो स्टेबिलिटी लाने का काम करे, तो वहां पे गोल्ड का डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में रोल हो सकता है। इतना होगा, अगेन एक थंब रूल हो सकता है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि 5 से 10% आपका, क्योंकि आप बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की और आप बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी लाने की। लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपको इक्विटी जैसी एसेट क्लास पे जाना पड़ेगा। तो 5 से 10%, अगेन मैं कह रहा हूँ ये थंब रूल है। इंडिविजुअली आपकी अपनी सिचुएशन कैसी है, आपके गोल्स कैसे हैं, आपके पास फिजिकल गोल्ड ऑलरेडी कितना है, उन सब बातों को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना। बट डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं कि गोल्ड का रोल डेफिनेटली पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, तो जिन व्यूअर्स को अभी जानकारी नहीं है उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो क्या क्या ऑप्शंस उनके पास फिलहाल मौजूद हैं और आप कौन से ऑप्शन को सजेस्ट करेंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे हेमंत जी जो कि ट्रेडिशनल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा बिलीव करते हैं, फिर चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो या गोल्ड कॉइन हो, क्योंकि अभी भी अगर हम छोटे शहरों में स्पेशली जाते हैं तो ये एक अप्रोच लोगों की यही होती है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज्वेलरी खरीदते हैं, वो उसको यूज नहीं करते हैं बल्कि अपने बच्चों की शादी के लिए या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स के पर्पज से ज्वेलरी खरीदते रहते हैं। तो आप बताइए क्या क्या सोर्सेज मौजूद हैं गोल्ड में पैसा लगाने के और आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट टूल है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करता हूं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग जो है अभी भी वो गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या गोल्ड कॉइन हो। बट सच्चाई ये है कि एज एन इन्वेस्टर आपके पास उसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप फिजिकल गोल्ड की बात करते हो तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपको हमेशा डाउट रहता है कि प्योरिटी गोल्ड में कितनी है, सेफ्टी का इशू रहता है, मेकिंग चार्जेस जो आप देते हैं वो काफी हेफ्टी चार्जेस होते हैं। तो आई थिंक नंबर ऑफ इश्यूज हैं गोल्ड जो अगर आप फिजिकल फॉर्म में रखते हैं तो। दूसरी जो तरीका है, जैसे आपने भी कहा, आई थिंक इंपॉर्टेंट है हर निवेशक के लिए जानने के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि गोल्ड को आप डिजिटल फॉर्म में रख सकते हो,
गोल्ड की वैल्यू वही रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी वही रहेगी, जो आप रोल करना पोर्टफोलियो में देखना चाहेंगे वो रहेगा, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो इश्यूज मैंने आपको कहा जो फिजिकल गोल्ड में आपको आते हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो 3 तरीके मैं कहूंगा मेजरली है डिजिटल तरीके से अगर आप गोल्ड को ओन करना चाहते हैं। तो एक तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ये बेसिकली 8 साल के बॉन्ड रहते हैं और इनमें आप मिनिमम जो है 1 ग्राम के बराबर का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी और निकलने के टाइम पे भी आपको जो सोने की जो करंट वैल्यू है उस पे आप खरीदते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे आपको 2.5% 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है जो हाफ ईयरली बेसिस पे आपको मिलता है, बट ये एनुअल रेट की बात कर रहा हूँ मैं। ये अकेली एक ऐसी फॉर्म है मैं कह सकता हूँ जहाँ पे गोल्ड के पोर्टफोलियो में आपको कुछ इनकम होती है, बट ऑफकोर्स ये टैक्सेबल है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इसको 8 साल तक होल्ड करते हैं जो उसका टेन्योर है, हालांकि 5 से 7 साल के बीच में आपको प्रीमेच्योर रिडम्पशन कर सकते हैं, अगर आप 8 साल तक रखें तो आपको इस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है निवेशकों के लिए समझने के लिए। इसके अलावा दूसरी जो ऑप्शन है वो गोल्ड ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये आप स्टॉक मार्केट के जो वर्किंग आवर्स हैं उसके दौरान खरीद सकते हो। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो जिस तरीके से आप अपने स्टॉक्स खरीदते हो उसी तरीके से आप गोल्ड ETF भी खरीद सकते हैं और यहाँ पे भी 1 यूनिट जो है वो 1 ग्राम के बराबर होती है। इसमें टैक्सेशन थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर आप 36 मंथ से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो वो जो गेन है वो आपकी इनकम में ऐड होगा, और अगर 36 महीने के बाद अगर आप उसको बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इंडेक्सेशन के बाद आपको 20% टैक्स देना है। तीसरी तरीका है डिजिटल गोल्ड आप ले सकते हैं, जो आप सर्टेन एंटिटीज हैं उसके थ्रू जो उनका टाई अप है सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, वहां से आप खरीद सकते हैं। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ ₹1 है और जैसा मैंने कहा आप 24/7 कभी भी खरीद सकते हैं, साल में किसी भी दिन खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी लिमिटेशंस ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके ऊपर एक अपर लिमिट रखी है और यहाँ पे कुछ चार्जेस जो हैं वो जैसे 3% का GST लगता है, उसके अलावा जो स्प्रेड कॉस्ट है वो भी यहाँ पे लगता है, और जो होल्डिंग पीरियड है कुछ प्लेटफॉर्म आपको कुछ समय तक करने देते हैं, उसके बाद या तो आपको उसको बेचना पड़ेगा या आपको देखना पड़ेगा कि आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे। तो आई थिंक वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो बहुत क्लियर है कि मेरी एसेट एलोकेशन गोल्ड में इतनी होनी चाहिए और उनका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे लगता है ये तीनों जो फॉर्म मैंने कहा जिसमें आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हो, तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं मुझे लगता है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है, प्रोवाइडेड जैसा मैंने कहा बहुत श्योर है कि आपकी एसेट एलोकेशन गोल्ड में कितनी हो और आपका नजरिया जो है वो लंबे समय का। ठीक है, चलिए, तो काफी सारे जरिए हैं जिसके थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं गोल्ड में, लेकिन ज्वेलरी बाइंग इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एक सही डिसीजन नहीं है। बाकी का क्या क्या किस तरीके से आप पैसा लगा सकते हैं वो तमाम ऑप्शंस, उनकी टैक्स लायबिलिटी, बेस्ट रिटर्न्स के बारे में हिम्मत जी ने आपको जानकारी दी है। चलिए, इसके अलावा अब फटाफट से सवालों को करते हैं शामिल और पहले कॉलर जितेश हमारे साथ मौजूद हैं कुवैत से। जितेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। Hello Diwali, can you hear me? हेलो, बताइए अपना क्वेश्चन। Hello, can यस यस आई कैन हियर यू, प्लीज टेल मी आपका क्या क्वेश्चन है। Yeah, I have been investing in mutual fund for funds. The total value is 50,000 per month, and also investing directly to stock market for 1 lakh per month. So my target is in 15 years. Okay. I'm looking for 10 crore corpus for retirement. ओके, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, जो पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो 4 फंड्स है आपके पास, ये आपकी SIPs चल रही हैं क्या? और दूसरा अगर हाँ तो कब से आपने ये SIPs स्टार्ट की थी? SIP 1 साल से चालू है। ओके, 1 साल से चालू। एंड यू हैव अ गोल ऑफ 10 crores in 15 years, राइट? Yes. And 30 lakh is already. And you अच्छा, 30 lakhs आपने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, करेक्ट? करेक्ट। ओके ओके, फेयर एनफ। तो 5 लाख आपकी मंथली इनकम है, तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ जितेश जी दैट यू हैव टेंडेंसी टू स्पेंड मोर ऑन SIPs, ताकि अगर आपको 10 crores के टारगेट के लिए SIP अमाउंट बढ़ाना पड़े तो हेमंत जी ऐड कर सकें।
तो बताइए हेमंत जी, आपने इनका क्वेश्चन सुना, एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, टाटा डिजिटल, इनकी जो एसआईपीज चल रही हैं वो 10,000 15,000 की चल रही हैं इनमें, और ऑलरेडी ये स्टॉक मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 30 लाख का इनका स्टॉक का पोर्टफोलियो भी है। 15 साल में 10 करोड़ पाने हैं। तो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स इनके कैसे हैं, प्लस अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या सजेशन आपकी ओर से रहेगा? दीपाली, शुरुआत करते हैं कि इनका जो टारगेट है, जैसा उन्होंने कहा कि 15 साल में इनको 10 करोड़ की कॉपर्स बनानी है। 15 साल ऑब्वियसली क्योंकि लंबा समय है, और आपकी जो चोजन एसेट क्लास जो है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जैसे वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिक्स है, वहां पे 1 लाख रुपए जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपए जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं मान लीजिए, हालांकि स्टॉक के पास पोटेंशियल ज्यादा होता है रिटर्न का, बट वो एज्यूम करना मुश्किल है, तो मैं एक फिक्स एज्यूम रेट मान के चलता हूँ कि 12% का रिटर्न में मान के चलूँ, तो उनको तकरीबन 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने टाइम होराइजन में इतने गोल तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहा कि इनके पास 30 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी काफी बढ़ेगा। तो मे बी अराउंड 15-20,000 से अपनी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम कर सकते हैं। तो टोटल 180-185 तक भी अगर रखें तो अपना गोल डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। इनके जो फंड्स हैं, इन्होंने कहा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए जानने के लिए ये है कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो जनरली आप कंसंट्रेटेड बेट्स लेते हो। तो इसीलिए जब आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हो, इन एडिशन टू दैट, तो वो एक, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन लेवल अच्छा हो, ताकि पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में जो बैलेंस बनना चाहिए वो बने। तो इनके केस में जैसा इनके पास टाटा डिजिटल फंड है, सेक्टर फंड है, तो मैं चाहूंगा कि वो एक पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड जो मोर डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड है वो रख लें अपने पास। और परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें, एसबीआई फ्लेक्सी कैप के सामने कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी वो एक बेहतर ऑप्शन देगी। और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनको करनी है, अगर वो चाहते हैं तो स्टॉक में भी कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि या तो जो एग्जिस्टिंग फंड है उनके पास एक्सिस स्मॉल कैप और मोस्ट नैस्डैक 100 वो तो रखें ही, तो इनमें दोनों में से इस अमाउंट को और बढ़ा सकते हैं। तो ये इनको चूज करना होगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहें। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, 2 चेंजेस मैं चाहूंगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस करना। ठीक है, चलिए, तो आप अपने गोल को तो आसानी से हासिल कर लेंगे। अगर आप 2 लाख की भी एसआईपीज करते हैं 10 साल के लिए, तो भी आप अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। ऑलरेडी आप इक्विटी स्टॉक्स में भी कर रहे हैं। जो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप 2 फंड्स और ऐड कर लीजिए, कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, और टाटा डिजिटल एसबीआई फ्लेक्सी कैप, ये 2 फंड्स की जरूरत नहीं है। थोड़े से बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में और थोड़ी सी रकम बढ़ाइए इन्वेस्टमेंट्स की, आपके गोल अचीव हो जाएंगे। राजेश कुमार है हैदराबाद से। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए राजेश जी, अपना सवाल प्लीज पूछिए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए। चलिए, मैं इनका सवाल बता देती हूँ। ये बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि हेमंत जी जो डिटेल्स इन्होंने भेजी थी, ये एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। 25 लाख रुपए हैं इनके पास, जानना चाहते हैं इस 25 लाख को धीरे धीरे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में डालें या लमसम इन्वेस्ट कर दें, और किन स्टॉक्स के किन फंड्स के साथ जाएं। तो बेसिकली ये एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं 25 लाख रुपए की राशि के लिए। आपका सुझाव चाहते हैं तो सजेस्ट कीजिए कैसे करेंगे। अली, देखिए, हमने पहले भी बात की कि जब पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे सिर्फ ये क्लैरिटी है कि इनको 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। इन्होंने नहीं बताया कि इनके पास समय कितना है, इनके इन्वेस्टमेंट गोल्स कितने हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके पास और कुछ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये कुछ चीजें जो है एज एन इन्वेस्टर उनको ध्यान रखनी होगी। तो मैं इनको प्रोसेस बता देता हूँ कि पहली बात तो अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को आप डिफाइन कर लीजिए कि अपने पैसे से आप क्या अचीव करना चाहते हो। कभी कभी हमें लगता है कि चलिए हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी एक गोल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना टाइम होराइजन कितना समय है आपके पास, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना रिस्क ले पाएंगे। मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है 10 या 15 साल, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास समय है। आप चाहे तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, प्रीडोमिनेटली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपके पास समय अगर 5 साल है तो फिर वहां पे आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट गोल को डिफाइन कीजिए, टाइम होराइजन देखिए,
और दूसरा ये भी देखिए कि आपकी कैपेसिटी है कि इसके अलावा अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है। तो ये 3 या 4 चीजें देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ये गलती कभी मत कीजिए कि सिर्फ आपको पता है कितना अमाउंट आपके पास है और जो भी ऑप्शन आपके सामने आएगी आप ऐसा कर देंगे, तो या तो अपना पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव बना देंगे या फिर अपने पोर्टफोलियो को बहुत कंजर्वेटिव बना देंगे। तो जो लगता है दोनों अप्रोचेस बिल्कुल सही नहीं होंगी। जैसा मैंने कहा, किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और एक फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है, वो उनको फॉलो करनी चाहिए। ईशा ने एक सवाल भेजा है ईमेल के जरिए, इनका सवाल ले लेते हैं। नोएडा से 23 साल इनकी उम्र है और मंथली इनकी जो इनकम है मंथली वो 75,000 है। किन फंड्स में ये 25 से 30 हजार का SIP करें? इन्होंने काफी सारे टारगेट्स भी अपने लिए डिफाइन कर लिए हैं। 20 साल में 1 करोड़, 22 साल में 1 करोड़, 25 साल में 2 करोड़ और 30 साल में 6 करोड़। तो हेमंत जी, मैं तो चाहती थी ईशा से बात करना। 23 साल की उम्र में इनको समझ इतनी है कि ये अभी से अगले 30 सालों की प्लानिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, जो कि कमेंडेबल है। बाकी व्यूअर्स को भी सीखना चाहिए ईशा से। बट अगेन अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन है, क्योंकि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में कर भी रही हैं, जिसमें इनके पास 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। लमसम भी इन्होंने किया हुआ है टाटा डिजिटल में, बोतरोसा S&P 500 इंडेक्स फंड में। तो पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं आपके पास, बताइए आपके सजेशंस क्या हैं इनके पोर्टफोलियो पर। सबसे पहले तो मैं टोटली अग्री करता हूं आपके साथ। आई थिंक जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बात की कि जिस तरीके का प्रोसेस किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए, वो ईशा डेफिनेटली कर रही है। उन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, अपना टाइम होराइजन बताया है, और क्योंकि सारे के सारे गोल्स जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनका पोर्टफोलियो जो है प्रीडोमिनेंटली इक्विटी फंड्स में होना चाहिए। और अगर हम 12% का एक एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें, तो इनके गोल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जो पहला गोल है उसमें इनको 10,000 पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, दूसरे के लिए अराउंड 8,000, तीसरे के लिए 11,000 और फोर्थ जो गोल है, चौथा जो गोल है, उसके लिए 17,000 इन्वेस्ट करने हैं। ये मैं 12% के एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ। तो इनको जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो 46,000 करनी है। अभी जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो है करीब 17,000, और उन्होंने कहा है कि वो 25 से 30,000 और एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि ये 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने की हालत में है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि इनकी रिक्वायरमेंट है 46,000, इनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 47,000। तो जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उससे ज्यादा करेंगे। और अगर ये इस डिसिप्लिन प्रोसेस को अपने डिफाइंड टाइम होराइजन तक कंटिन्यू करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं है कि ईशा अपने गोल्स तक वहां पे ना पहुंच पाए। इसके अलावा जो उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की है वो भी डेफिनेटली इनके कॉर्पस में एडिशन लेके आएगा। तो आई थिंक जहां तक क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट का सवाल है, स्ट्रेटेजी का सवाल है, बिल्कुल सही है, प्रोवाइडेड ये 30,000 रुपए की SIP जितना जल्दी हो सके वो शुरुआत कर दें। जो एडिशनल पैसा जो उनको लगाना है, उनके जो एग्जिस्टिंग फंड है, कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक फंड और ऐड करें, या तो वो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी हो या निपॉन मल्टी कैप। उसमें मुझे लगता है पोर्टफोलियो में ऐड करने की जगह है, या दोनों भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इससे इनका पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा, और जैसा मैंने कहा जितना जल्दी हो सके ये अपनी 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और अपने गोल्स तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, कुछ फंड्स के सुझाव भी दिए गए हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। विवेक मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेक, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। चलिए माफ कीजिए, विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, बल्कि ईमेल के जरिए उन्होंने हमें सवाल भेजा है। उम्र इनकी 30 साल है हेमंत जी, और जो इनकी मंथली इनकम है वो 50,000 के आसपास है। इनके टारगेट्स हैं 30 साल में 2 करोड़ पाना। 5 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है वो 3 लाख हो चुकी है। यूटीआई मास्टर शेयर 1500 की SIP, यूटीआई बैंकिंग में 1,000 की SIP, एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 की SIP, और मेरे एसेट मिड कैप में भी 1,000 की SIP चल रही है। तो इन टोटल 4,500 रुपए महीना ये डाल रहे हैं SIPs में। अब बताइए इनके गोल पर आपके कमेंट्स, और अपने गोल को हासिल करने के लिए कितना इनको इंक्रीज करना पड़ेगा अमाउंट। आई थिंक इनके पोर्टफोलियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन्होंने कहा कि इनके पास समय जो है 30 इयर्स का समय। हमेशा कहते हैं किसी भी इन्वेस्टर को कि जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत करें। उसका 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, यानी कि जो आप रिटर्न कमाते हैं उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलती है। और दूसरा, जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, तो जितना लंबा समय आप उसको देंगे उतना ही आप उस सही तरीके से उस एसेट क्लास का पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे। तो आई थिंक
ये एक बहुत ही पॉजिटिव है इनके पोर्टफोलियो में, क्योंकि इनके पास समय जो है वो 30 साल का है। इन्होंने जो अभी तक कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है, अगर वो 30 साल तक उसको रखें, और क्योंकि यहाँ पे फिर इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, तो मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ, वो तकरीबन बढ़ के 90 लाख हो जाएगा अगर ये उसमें बने रहें और ठीक से उस पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहें 30 साल तक। तो बेसिकली उनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है, और 90 लाख तो उनको यहाँ से मिल जाएंगे, तो 1 करोड़ 10 लाख की उनको एक्चुअली प्लानिंग करनी है। उसको अचीव करने के लिए उनको करीब 3,500 की इन्वेस्टमेंट करनी है। उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,500 की है, तो अगर वो उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं थ्रू द डिफाइंड टाइम होराइजन, तो डेफिनेटली बड़े आराम से अपने वो जो गोल है उनका उसको पूरा कर पाएंगे। तो जहां तक गोल का सवाल है, मुझे लगता नहीं उनको कोई परेशानी होगी। पोर्टफोलियो के अंदर 1-2 चेंजेस मैं कह रहा हूं, जैसे इनके पास यूटीआई मास्टर शेयर है, उसकी बजाय अगर ये एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप रखें तो वो बेहतर रहेगा। और यूटीआई बैंकिंग जो है, अगेन एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में एक सेक्टर फंड रखना मुझे लगता नहीं कि बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। तो उसके सामने कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी रखें। तो ये 2 चेंजेस करें अपने पोर्टफोलियो में, अपने टाइम होराइजन को कमिट रहें और प्रोसेस को कंटिन्यू करें, तो जैसा मैंने कहा आराम से अपने पोर्टफोलियो के जो गोल्स हैं उनके वो पूरा कर पाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपको मिला है, थोड़े बदलाव की जरूरत है, कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं हेमंत जी ने, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कीजिए। संदीप दास ने एक सवाल भेजा ईमेल के जरिए, 40 इयर्स इनकी एज है, मंथली इनकम है 70,000, 20 इयर्स में रिटायरमेंट के वक्त इनको 4 करोड़ चाहिए। जो सवाल है इनका वो ये कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनका कैसा है, मौजूदा जो एसआईपीज इनकी चल रही है वो 18,000 रुपए के आसपास की हैं मंथली बेसिस पे, 6,000 रुपए ये ऐड करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट में, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट इनकी हो जाएगी वो 24,000 पर मंथ की हो जाएगी। जो मौजूदा फंड्स हैं वो काफी सारे हैं, इनफैक्ट 7 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो पहले तो ये कि इन 7 फंड्स को रखें या थोड़ा छोटा कर ले पोर्टफोलियो, दूसरा ये 24,000 के एसआईपीज से क्या ये अपना गोल हासिल कर पाएंगे, और जो 6,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो कहाँ करें। देखिए, यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें दीपाली फिर से कि इनको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा अपने गोल्स के लिए, तो डेफिनेटली उनका जो टाइम होराइजन है वो 20 साल का है, उनका जो टारगेट है वो करीब 4 करोड़ का है। तो फिर से अगर हम 12% का एनुअल रिटर्न मान के चलें तो करीब उनको 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 18,000 है, और वो 6,000 रुपए और बढ़ाना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है अभी गैप है, जितना जल्दी हो सके जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है उनको कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को उतना समय दे सकें कि अपने टारगेट तक पहुंच पाए। पोर्टफोलियो मैं एग्री करता हूं कि देखिए 7 फंड में से 4 फंड जो है वो ईएलएसएस कैटेगरी में है, तो कोई कारण नहीं बनता कि आप एक ही कैटेगरी में 4 फंड्स को रखें। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए इनको, और क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 3 साल का लॉक इन है, तो उसको तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईएलएसएस में उसको डेफिनेटली कुछ हद तक आप कंसोलिडेट कर दीजिए। तो उसमें जैसे कैनरा को इक्विटी टैक्स सेवर है और मेरिट टैक्स सेवर, ये 2 जो फंड है उनको रखिए, और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, थोड़े चेंजेस आपको पोर्टफोलियो में करने की जरूरत है। लेकिन चलिए फटाफट से हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। हेमंत जी, हर रोज हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो बताइए, कीजिए उनकी मदद, आपके टॉप 4 फंड चॉइसेस क्या हैं। देखिए, लार्ज एंड मिड कैटेगरी में मैं चाहूंगा कि आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड को देख सकते हैं, और जो मिड कैप कैटेगरी है उसके अंदर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को देख सकते हैं, और उसके अलावा मल्टी कैप कैटेगरी में निप्पॉन मल्टी कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस बीच में कुछ समय था जब अच्छी नहीं थी, बढ़ाती कुछ समय से काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, और मुझे लगता है कि आगे जाके इस फंड की पोटेंशियल जो है वो काफी अच्छी है। और चौथा फंड जो है वो पीजेएम फ्लेक्सी कैप फंड। मुझे लगता है किसी भी नए निवेशक के लिए इस तरह की कैटेगरीज और इस तरह के फंड जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो उस पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, वहां से शुरुआत कीजिए, तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, इनको नोट कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत कीजिए। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज पर, और अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। खबरों पर अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ रहिए। नमस्कार।